हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये लास्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का एमसीक्यू पैटर्न पर, वहीं से क्वेश्चन मैंने ले रखा है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है और ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है। इसमें मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखने की कोशिश की है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चिपको आंदोलन चलाया गया था, मतलब कि चिपको आंदोलन किस स्टेट में चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन किस स्टेट में, तो उत्तराखंड में। और कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया था। वेन लाइफ कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्ट इन इंडिया, तो 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। व्हेन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्ट इन इंडिया, तो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान कब आरंभ किया, तो 1986 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान स्टार्ट किया और इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए डेवलपमेंट करना। ठीक है, और उसमें पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाया गया था। हाईवे के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो इसी योजना के अंतर्गत था। पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा। अब देखिए पर्यावरण कानून को लागू करने में कौन कौन सी चीज़ें बाधा हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हैं इन्वायरमेंट एक्ट को लॉन्च करने में, इन्वायरमेंट लॉ को इनेक्ट करने में। तो यहाँ पे कमज़ोर आर्थिक स्थिति भी एक कारण है। अच्छा, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज भी एक कारण है और जन सामान्य की अज्ञानता भी एक कारण है। तो उपरोक्त सभी जो कारण मतलब चीज़ें दी गई हैं, जो लाइंस दिए गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा उत्पन्न करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, आप दोनों डेट याद रखेंगे। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हम देखते हैं कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था, वह कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए जून 1972 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था उसे स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक घटक कौन सा है, मतलब जैविक कारक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो वनस्पति है वह एक जैविक कारक है। ठीक है, विच इज़ द बायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, तो प्लांट्स आर द बायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संसाधन जो अनवीकरण है। अनवीकरण का मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि जिसको हम एक बार खर्च कर दें तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेट्रोल है वो जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोल एक बार अगर आप खर्च कर दिए तो दोबारा जो है खर्च किए हुए पेट्रोल को फिर से पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर कौन से प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं है, तो जो मानव है ना, जो ह्यूमन बीइंग है वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने छोड़ दिया था, आप लिख देंगे यहाँ पे विंड लिख देंगे, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे जो है एनिमल और यहाँ पे ह्यूमन लिख देंगे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक छूट गया। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, मैं इसका पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। देखो वनों का जहाँ अत्यधिक महत्व है इस कारण इन्हें जो है हम ग्रीन गोल्ड की संज्ञा देते हैं। ग्रीन गोल्ड जो वर्ड है ये वनों के महत्व के कारण वनों को बोला गया है। ठीक है, आगे क्या है, जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। देखिए जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो अत्यधिक दोहन है। हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को खर्च करते हैं। ठीक है, और बिना मतलब का खर्च करते हैं। इसी कारण जो है जल संकट से
मतलब हम लोग जो है गुजर रहे हैं। अभी खैर अपने साइड में तो इतना नहीं परेशानी है, बट आप जो है एक बार जाके देखिए दिल्ली में और मुंबई में कई ऐसे जो है कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे अगर लाइट कट जाए तो फिर उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। ठीक है, पानी भी उनके घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो वो पानी स्टोर करके रखते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे जो बहुत वीआईपीज़ कॉलोनी है जहाँ पे कोई नल नहीं है और कोई नॉर्मल अल्टरनेट जहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे जल संकट कभी कभी देखने को मिलता है। अगर 2-3 दिन लाइट कट जाए तो कुछ ऐसे कॉलोनी है जहाँ पे लोग जो बिल्कुल मोटर और टंकी पे ही आश्रित हैं, उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अत्यधिक दोहन जो है ये एक मुख्य कारण है, क्योंकि नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और तापमान में वृद्धि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर ये यूनिवर्सिटी ने इसी ऑप्शन को करेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का कितने % भाग जल है? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, 71% भाग पर जल है। अगला क्वेश्चन ये है कि जल के अत्यधिक दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिएगा, उत्तरदायी नहीं है, नहीं शब्द बोल रहा है, तो यहाँ पर वनारोपण जो है एक बस यही कारण है जो कि अत्यधिक उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी है, औद्योगिकरण भी उत्तरदायी है, नगरीकरण भी है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि है, अगर 100 लोग हैं तो ऑब्वियस है कि अगर वो दिन भर में 4 लीटर पानी पीते हैं तो 400 लीटर तो पानी ही पी जाएंगे, बाकी दैनिक क्रिया में पानी खर्च करेंगे। औद्योगिकरण में कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर वाटर की बिल्कुल नेसेसरी मतलब नीड होती है, अति आवश्यक होता है, वाटर के बिना जो है कोई कंपनी चल ही नहीं सकती है। नगरीकरण की बात करें तो अगर मान लीजिए नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कॉलोनीज़ बनेंगी, तो अगर कॉलोनी बनती हैं तो उन्हें दीवार जोड़ते समय सिंचाई करना है तो पानी तो खर्च होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वनारोपण जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे अगर हम बात करें तो बाई ग्रीन रेवोल्यूशन वी गॉट सेल्फ डिपेंडेंसी इन विच फील्ड? तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुआ? तो हरित क्रांति का जो मेन जो है रिजल्ट आया, जो आउटकम्स आया, वो खाद्यान्न जो थे ना, खाद्यान्न फसलें, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, जैसे जब हरित क्रांति आई तो उन्नत किस्म की बीज आई, और हरित क्रांति के बाद जो है एक तरीके से भारत में जो है जो गेहूँ का उत्पादन हुआ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अमाउंट में उत्पादन हुआ। आपको बताते चलें कि अगर गेहूं की एक अच्छी उत्पादन देखी जाए तो प्रति एकड़ जो है 12 से 15 कुंटल जो है अच्छे उत्पादन माना जाता है गेहूं के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, जहाँ भी आपको सूर्य ऑप्शन में टिक कर दीजिए, क्योंकि सन की जो एनर्जी है ना वो अनलिमिटेड है और अपरंपार है। ठीक है, ऊर्जा संकट का समाधान की अगर हम बात करें तो वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव जो एनर्जी ढूंढे गए, ये ऊर्जा संकट का बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन है। पेट्रोलियम की खोज, कोयले खोज, पावर कटौती, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मेन जो है अगर देखा जाए ऊर्जा संकट का समाधान, तो वैकल्पिक खोज जो हम किए, जो अल्टरनेटिव लेके आए, जैसे पेट्रोल की गाड़ी जो है सीएनजी से चलने लगी या फिर सोलर एनर्जी से चलने लगे, तो ये सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ज़्यादा जो है कारगर हैं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर परंपरागत की बात करें तो लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम, ये सब जो है ट्रेडिशनल एनर्जी है, मतलब परंपरागत है। यहाँ पे पवन ऊर्जा जो है वो परंपरागत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का जो प्रयोग था वो एजी टांसले ने किया था। मरुस्थल किसका अंग है? अब देखिए आगे जो है एक क्वेश्चन दे रहा है, मरुस्थल किसका अंग है? मैक्सिमम लोग राजस्थान पे टिक करके चले आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही बस मरुस्थल है। मरुस्थल तो कई जगह है, आटाकामा का मरुस्थल है। ठीक है, फिर आपका जो है इधर क्या कहते हैं, थार है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका कंटिनेंट में है। तो मरुस्थल किसका अंग है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन पारितंत्र सही होगा, इकोसिस्टम में ही मरुस्थल आता है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान नहीं है उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, वृक्षों को उत्पादक भी कहते हैं। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डैश डैश में जो भरना है, इसे उत्पादक भी बोलते हैं, इसे हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो देखिए जल, प्रकाश, तापक्रम जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक में आते हैं, इन्हें हम अबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
यहाँ पे दिया हुआ है कि जैव विविधता के प्रकार नहीं हैं। अब देखिए जैव विविधता के प्रकार नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रादेशिक विविधता जो है ये जैव विविधता का प्रकार नहीं है। आप ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में अगर हम बात करें, वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक कौन सी? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पंचतंत्र की कथाएं जो हैं वो जो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। हातिम ताई अलिफ लैला विक्रम मिताल ये सब फर्जी कहानियाँ हैं, इनका जो है वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पंचतंत्र की कथा जो थी आपको पता है विष्णु शर्मा जो है इसके राइटर थे। अच्छा, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो देखिए पेंट पॉलिश जो उद्योग होता है ना, इसमें जो है सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपी पीसीएस ने भी पूछ रखा है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव करता है? यहाँ पे लेड जो है ना, जो शीशा है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2005 एंड 6 दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है, साइंस के पोर्शन में, ठीक है। तो ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और ऑलरेडी इसको यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। और ऐसे ही पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो आपके सिलेबस में है, तो इम्पॉर्टेंट है ही ये क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। अब देखिए वायु प्रदूषण का जो मेनली अगर देखा जाए साइड इफेक्ट है तो वो अम्लीय वर्षा है, ठीक है। और अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अविघटनीय प्रदूषण है, मतलब कि नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। देखिए नॉन डिग्रेडेबल मतलब कि जो अपघटित ना हो। जैसे अगर हम बात करें तो लकड़ी आप कहीं रख दीजिए, ठीक है, कुछ सालों में 10-15 सालों में अगर लकड़ी के ऊपर मिट्टी डाल कर रख दो तो लकड़ी जो है सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा। लोहा का भी वही कंडीशन है, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। मिट्टी के बर्तन तो 1 ही 2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। बट प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक एक ऐसा जो है पॉल्यूटेंट है जो कि आप मिट्टी के अंदर जो है लगभग 20-25 साल रखो फिर भी ये गलेगा नहीं। कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि बिल्कुल नहीं गलते हैं और ये जो है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो प्लास्टिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो देखिए जो औद्योगिक अपशिष्ट है ना वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है नदी के जल प्रदूषण के लिए। आपको बताते चलें कानपुर के जो इंडस्ट्रियल एरिया थी उससे इतना ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता था कि गंगा नदी को प्रदूषित करने के लिए वो अपने आप में सफिशिएंट था, ठीक है। वन विनाश, घरेलू अपमार्जक और ये कृषि बहिष्कराव तो बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बट औद्योगिक अपशिष्ट जो है इतना बड़ा रीजन है कि मत पूछिए। ऐसे ही बात करें तो दिल्ली में जितने इंडस्ट्रीज़ थे वो सारे अपने अपशिष्ट को यमुना में ही प्रवाहित करते थे, वो भी बिना रिफाइन किए हुए। तो यमुना नदी भी अपनी बहुत प्रदूषित हो गई दिल्ली के आसपास में, ठीक है। नहीं तो जो गंगा हरिद्वार से निकलती है कितनी शुद्ध होती है, कितनी निर्मल, कितनी स्वच्छ होती हैं। और कानपुर में उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, मतलब औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से, कि वो प्रदूषित नदियों में उसका जो है रैंकिंग में आने लगता है स्थान जो है, ठीक है, रैंकिंग में उसका नाम आने लगता है, ठीक है। वैसे बताते चले कि जर्मनी में एक नदी है राइन नदी जो कि काफ़ी जो है स्वच्छ है और ऐसा माना जाता है कि उसमें आप अगर एक कॉइन भी फेंक दीजिए तो एकदम धरातल पे जाकर वो सिक्का आपको दिखाई देता है। वो इतनी साफ़ नदी है राइन नदी जर्मनी में, ठीक है। चलिए समुद्री सतह पर जो तेल का फैलाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो समुद्री सतह पर जो तेल का फैलाव होता है उसे हम ऑयल स्लिक बोलते हैं, ऑयल स्लिक, ठीक है। और ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे उसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लगभग मैंने जो है क्वेश्चन जितने भी बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप उसे एक बार देख लीजिए तो आपके इस बात की गारंटी 60% क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बड़े आराम से हो जाएंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। वैसे अभी इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर मेरे 5 to 6 वीडियो और आएंगे जिसमें मैं लगभग जो है 150+ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और आपके आगे जो है यूपी टेट और सीटेट में जो इन्वायरमेंटल स्टडी का पोर्शन आता है, इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन आता है उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड विथ अस।
and all the best for your examination. Thank you everyone. Bye.